हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 3। इसमें हम लोग लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में डीप में स्टडी करने वाले हैं। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, फेयरली इजी होगा, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3। लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आप सब लोग जानते ही हैं क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। सो डेफिनेशन वगैरह हम लोग सब लोग जानते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो जब कोई सिंगल पार्टिकल होता है या पॉइंट मास होता है, उसके लिए हम लोग लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं और मास टाइम्स वेलोसिटी लिख देते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होती है। लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास सपोज करिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो हम लोग इंडिविजुअली सबका लीनियर मोमेंटम इसमें वेक्टोरियली जोड़ते हैं, क्योंकि लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो m1 v1 प्लस m2 v2, इस तरह सारी चीज़ों को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा VCM जो होता था उसका फॉर्मूला याद करिए, ये कुछ होता था m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, mn तक जहाँ पे ये। तो ऊपर वाली क्वांटिटी को अगर मैं इस इक्वेशन से लिखूंगा और m1 प्लस m2 को अगर मैं कैपिटल M बना लेता हूँ नीचे वाले क्वांटिटी को, तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी बनेगी m टाइम्स VCM, और यही क्वांटिटी m1 v1 प्लस m2 v2, इसको मैं लिख सकता हूँ m टाइम्स VCM, और यही LHS वाली क्वांटिटी मेरी लीनियर मोमेंटम है। तो मैं लीनियर मोमेंटम को लिख सकता हूँ m टाइम्स VCM। ठीक है, तो सिंगल पार्टिकल के लिए मास टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए टोटल मास टाइम्स वेलोसिटी किसकी लेंगे? सेंटर ऑफ मास की लेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग XCM RCM वाला देख रहे थे, सिमिलरली ये भी VCM अब सेंटर ऑफ मास का लेंगे, टोटल मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम निकल आएगा। VCM इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, बहुत ही ईजी। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज F एक्सटर्नल। ठीक है, तो अगर F एक्सटर्नल 0 हो तो dp बाई dt आपकी 0 हो जाएगी, तो P कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से F एक्सटर्नल 0 तो dp बाई dt भी 0 हो जाएगा, तो P आपका कांस्टेंट हो जाएगा। P कांस्टेंट होने का मतलब है कि अभी हमने लिखा था P को m टाइम्स VCM, या P को क्या भी लिखा था m1 v1 प्लस m2 v2 डैश डैश डैश। तो अगर P कांस्टेंट है तो ये वाली क्वांटिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब VCM इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डैश 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 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है, मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। सो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज 0, 0 का मतलब नेट में 0 हो सकता है। ठीक है, कई सारे फोर्स लग के उनका सम भी 0 हो सकता है। व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज 0, देन momentum of the system remains conserved। ठीक है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व हो जाएगा, क्योंकि m1 v1 से लेके ये बाद में m1 v1 प्राइम या किसी दूसरे स्टेट पे v1 प्राइम, v1 की वैल्यू v1 प्राइम हो जाती है, v2 की वैल्यू v2 प्राइम हो जाती है। तो ये v1 v2 आपस में तो चेंज हो रहे होंगे, पर ओवरऑल इनका जो सम है, जो मोमेंटम पूरी क्वांटिटी आ रही है, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए, v1 v2 में चेंज, बट ये जो पूरी क्वांटिटी है ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर F एक्सटर्नल किसी सिस्टम पे 0 है तो VCM आपका कांस्टेंट होगा, MVCM, और MVCM कांस्टेंट का मतलब VCM कांस्टेंट होगा, तो VCM आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ऑलराइट,
फॉर अ कांस्टेंट मास सिस्टम dp बाई, हम लोग जानते हैं F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp बाई dt इज इक्वल टू m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। अभी हम लोग सब कांस्टेंट मास सिस्टम की ही बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला टर्म हम लोग जीरो मान लेते हैं कांस्टेंट मास सिस्टम के लिए, ठीक है। तो F एक्सटर्नल को हम लोग सिंपली m dv बाई dt मान लेते हैं। तो जब F एक्सटर्नल जीरो होगा तो dv बाई dt भी आपका जीरो हो जाएगा, मतलब ACM जीरो है, dv बाई dt इज नथिंग बट ACM, ठीक है। इफ F एक्सटर्नल इज जीरो, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू m ACM, ठीक है। तो ACM आपका जीरो हो जाएगा जब F एक्सटर्नल जीरो होगा, तो VCM आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ऊपर भी हमने देखा ये चीज। तो कहने का मतलब है ACM का फॉर्मूला हम लोग वही सेंटर ऑफ मास वाले से लिख सकते हैं, m1a1 प्लस m2a2 डैश 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 अपॉन m1 प्लस m2, और VCM का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं। तो जब F एक्सटर्नल जीरो होगा तो ACM आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि A1 A2 इंडिविजुअली जीरो हो, वो नॉन जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली VCM की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं कि V1 V2 कांस्टेंट हो, क्योंकि A1 A2 अगर नॉन जीरो होंगे तो उनसे V1 V2 चेंज हो रहे होंगे। तो बस ध्यान देने वाली बात आपकी स्लाइड में यही है कि V1 V2 में चेंज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ A1 एंड A2, ठीक है। F एक्सटर्नल जीरो तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल्स के एक्सेलरेशन नॉन जीरो होंगे, जिनकी वजह से इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटीज चेंज हो सकती हैं, प्लस वेलोसिटी अगर सेंटर ऑफ मास की चेंज नहीं होगी, ठीक है। VCM कांस्टेंट होगा और ACM जीरो होगा, ध्यान आपको यही देना है। बाकी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स नहीं जीरो होंगे, एक्सेलरेशन के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स वेलोसिटी के कांस्टेंट नहीं होंगे, ठीक है। अब इसका एक स्पेशल केस ये है कि हमने कहा कि ACM जीरो होता है और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है सेंटर ऑफ मास की। सपोज करिए कांस्टेंट वेलोसिटी ही जीरो हो जाए, ठीक है। लेट VCM भी जीरो। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, मतलब कि जहां था वहीं रहेगा आगे भी। और मैंने आगे लिखा है दिस इज डायरेक्शनली एप्लीकेबल। तो कहने का मतलब है कि किसी सिस्टम पे F एक्सटर्नल अगर जीरो हो रहा है, इसका मतलब ACM जीरो है, VCM कांस्टेंट है। और अगर VCM इनिशियली रेस्ट पे था और VCM कांस्टेंट है, इनिशियली VCM जीरो था, इसका मतलब आगे भी VCM जीरो रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, इंडिविजुअल पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। और इसका डायरेक्शनली एप्लीकेबल होने का मतलब है कि F एक्सटर्नल x डायरेक्शन में मान लीजिए जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास x डायरेक्शन में रेस्ट पे रहेगा। अगर F एक्सटर्नल y डायरेक्शन में जीरो है तो सेंटर ऑफ मास y डायरेक्शन में रेस्ट पे रहेगा, ये मतलब है इसका, ठीक है। इफ F external is zero in any direction, then center of mass is at rest in that particular direction, ठीक है। If initial VCM in that direction is equal to zero, ठीक है। इनिशियल अगर उस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो दे दी है आपको, या रेस्ट पे दे दिया है, इसका मतलब F एक्सटर्नल जीरो है तो आगे भी हमेशा जीरो रहेगा या रेस्ट पे रहेगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको ये रिपीट कर रहा हूँ चीजें। तो अगर x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो आप क्या लिखेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 डैश 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 प्लस mn xn की वैल्यू कांस्टेंट है। अच्छा, और y डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है तो m1 y1 प्लस m2 y2 डैश 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 mn yn कांस्टेंट है। सिमिलरली z के लिए भी आप लिख सकते हैं। और अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो जो शिफ्ट वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था dxcm इज इक्वल टू m1 dx1 प्लस m2 dx2 डैश 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 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये भी वैलिड होगा। जब x सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो dxcm कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
इसका मतलब m1 dx1 प्लस m2 dx2 डैश डैश डैश, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी सिस्टम में अगर आपको करवा देगा f एक्सटर्नल 0, ठीक है, कहेगा इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, फिर हमने m1 को इतना डिस्प्लेस किया, m2 को इतना डिस्प्लेस किया, तो फाइनली आपसे पूछेगा कि किसी तीसरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि f एक्सटर्नल 0 है। और ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो यही आपका सॉल्व करके इक्वेशन देगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जब f एक्सटर्नल 0 हो और इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेट से वो x है इस केस में, तो m1 dx1 प्लस m2 dx2 डैश 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 की वैल्यू 0 होगी, सारे पार्टिकल्स के शिफ्ट का सम, ठीक है। ओके, अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को सम कर दीजिए, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी ही कांस्टेंट नहीं है, v1 v2 उनके एक्सीलरेशन के इन्फ्लुएंस में चेंज हो रही हैं, तो ये चेंज नहीं होगा। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम नॉट इक्वल टू हाफ m vcm स्क्वायर होती है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम सिंपली लिख देते हैं हाफ m इंटू vcm स्क्वायर, ये नहीं है, रॉन्ग है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होगा, इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दीजिए आप। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट इवन दो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या सेंटर ऑफ मास जब रेस्ट पे होता है तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है? नहीं। आप देख सकते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, जरूरी नहीं है कांस्टेंट हो। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी सिस्टम की कांस्टेंट होती है? फॉल्स, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पर्टिकुलर एक्सीलरेशन हो सकते हैं। पर हाँ, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 होगा, क्योंकि इस केसेस में एफ एक्सटर्नल 0 है। कुछ एक ये भी एग्जांपल ले लीजिए, सिस्टम ये मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, इस सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल कितना है? 0 है। इस सिस्टम का देखिए, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको खींचेगा, क्योंकि एफ एक्सटर्नल 0 है तो ACM भी 0 होगा, और इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है तो VCM भी 0 है, ठीक है। बट V1 भी 0 नहीं है, V2 भी 0 नहीं, क्योंकि प्लस का और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलने लगेंगे, चलेंगे तो V1 V2 नॉन जीरो होगा, लेकिन VCM आपका 0 होगा, राइट। जितना इधर इसकी वेलोसिटी होगी उतना इधर इसकी वेलोसिटी होगी, तो VCM आपका हमेशा 0 मेंटेन रहेगा, क्योंकि इनिशियली भी 0 था और सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल 0 है। तो ये एक एग्जांपल है समझने के लिए कि इस केस में देख सकते हैं आप कि VCM 0 है, फिर भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है VCM 0 है, पर इंडिविजुअली V1 V2 नॉन जीरो है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि इनकी इंडिविजुअल वेलोसिटीज बढ़ रही हैं। ठीक है, अब इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। M2 रीचेज द अदर एंड, देखिए सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, उस पर एक बार रखी हुई है, लंबी सी प्लेटफॉर्म है जिसका मास m1 है। इस m1 के प्लेटफॉर्म पे m2 मास का एक बंदा खड़ा है, ठीक, क्या है, फिर क्या है, m2 चलना शुरू करता है। अच्छा, चलना शुरू करता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रिक्शन नॉन जीरो होगा, ये कहने की कोई बात ही नहीं है, नहीं तो चल ही नहीं पाएगा, ठीक है। हालांकि इसका क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है। m2 चल के दूसरे एंड पे पहुंच जाता है, फिर पूछ रहा है कि अगर m2 चल के यहाँ तक पहुंच गया तो m1 का कितना डिस्टेंस मूव हुआ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आपकी x डायरेक्शन फिक्स कर लीजिए, ये वाली y डायरेक्शन फिक्स कर लीजिए, ये। तो हमारा पूरा क्वेश्चन x डायरेक्शन में पूछ रहा है। अब अगर इसको सिस्टम ले लें हम, प्लेटफॉर्म प्लस मैन को सिस्टम, ठीक है, सिस्टम हमने लिया प्लेटफॉर्म प्लस मैन को, तो इस पे x डायरेक्शन में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? F एक्सटर्नल x में 0 है, ठीक है, और इनिशियली सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। इसका मतलब
VCM आपका 0 होगा, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट इन एक्स डायरेक्शन ऑलवेज, ठीक है। तो वो वाला जो फॉर्मूला हम लोग लिखते थे DXCM वाला, dx1 m1 dx1 प्लस m2 dx2, ये वाला अपॉन m1 प्लस m2, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। इसका मतलब हमारे यहाँ सिर्फ 2 पार्टिकल हैं, तो m1 dx1 प्लस m2 dx2 की वैल्यू हो जाएगी 0। बस इसी फॉर्मूले का यूज है इसमें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आगे क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो अब ये वाला पॉइंट ओरिजिन ले लीजिए, ठीक है, 0,0। मैन जो है m2 चल के चला गया L। सपोज करिए प्लेटफॉर्म आपका x डिस्टेंस इधर पॉजिटिव होगा अपना, x हमने इधर माना हुआ है। सपोज m1 का मूवमेंट आगे की तरफ x है, ठीक है। m1 का मूवमेंट आगे की तरफ x मान लिया, लेट सपोज, ठीक है। लेट m1 का मूवमेंट आगे की तरफ x है, तो m1 कितना शिफ्ट किया, m1 इंटू x, ठीक, प्लस m2 कितना शिफ्ट करेगा, m2 देखिए m1 के रिस्पेक्ट में तो L चल रहा है, ठीक, और m1 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में x चल रहा है, तो m2 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना चलेगा, L प्लस x, ठीक है। ये हो जाएगा 0। आपको क्या निकालना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा माइनस m2 टाइम्स L अपॉन m1 प्लस m2। माइनस आने का मतलब x पीछे की तरफ है, ठीक है। नेगेटिव साइन मीन्स m1 moves by m2L upon m1 प्लस m2 इन माइनस x डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि कहीं आपको ओरिजिन मानना होता है, ठीक है, एक का डायरेक्शन x मान लो, दूसरे का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए और फार्मूला लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस बार हम लोग थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे। ये कहा जा रहा है कि फिर से एक ये प्लेटफॉर्म है जिसका मास m दिया हुआ है, और ये यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है। फ्रिक्शन की वैल्यू 0 देते ही अगर ये सिस्टम मान ले आप, सिस्टम किसको मानेंगे आप, A प्लस बी प्लस प्लेटफॉर्म, तो इस पे भी आप देख सकते हैं F एक्सटर्नल इन x डायरेक्शन, ये मेरी x डायरेक्शन है, ये मेरी y डायरेक्शन है, और ये मेरा ओरिजिन मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक, तो F एक्सटर्नल x डायरेक्शन में, F एक्सटर्नल इन दी x डायरेक्शन इज 0, तो हम लोग फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, m1 dx1 प्लस m2 dx2 प्लस m3 dx3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। DXCM आपका 0 हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। अब ये चीज़ें मैं बार बार नहीं बोलूँगा, आपको समझ आना चाहिए। जब F एक्सटर्नल 0 है, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, तो आगे भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। तो m1 dx1 प्लस m2 dx2 प्लस m3 dx3 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने ओरिजिन मान लिया। क्या लिखा है, A एंड B मीट एट सेंटर, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय m। तो m की डिस्टेंस मान लेते हैं कितना चला, x, किधर, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इन प्लस x डायरेक्शन। तो m कितना चला, x चला ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, m1 कितना चला, अच्छा इसके रिस्पेक्ट में L/2 चला, और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में x चला, तो ये L/2 प्लस x हो जाएगा। m2 कितना चला, पीछे की तरफ माइनस L/2 चला, पीछे की तरफ L/2 चला, तो माइनस L/2 लिख रहा हूँ, और ये आगे x चला गया,
तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में -L/2 + x, ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन लिख दीजिए, m टाइम्स x प्लस m1 टाइम्स L/2 + x प्लस m2 टाइम्स -L/2 + x इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आप x के लिए सॉल्व कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखनी होंगी, ये मस्ट और नेसेसरी है, ठीक है। इसका आंसर बताइए कमेंट करके कितना आता है। अगला केस देखते हैं। लिखा है m1 स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन। ये एक इंक्लाइंड वेज है आपका, जिसका मास m2 है। उस पे टॉप पे एक m1 मास का छोटा ब्लॉक रखा हुआ है और ये जिस सरफेस पे है वो फ्रिक्शनलेस है। तो m1 इस पे स्लाइड करना शुरू करता है और करते करते नीचे पहुंच जाता है। जब वो नीचे पहुंचता है इस प्रोसेस में m2 स्लाइड करके आगे चला जाता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है और कुछ ये डैश वाली फिगर बन जाती है फिर। तो पूछ रहा है कि जब ये नीचे आ गया यहाँ तक तो कितना मूव किया m2 आगे की तरफ, ठीक है। और इसका ये लेंथ जो है ये l दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि ये कुछ x आगे चला गया, ठीक है, x आगे चला गया ये हमने मान लिया, ठीक है, ये वेज। अब इसको x मान लिए हैं तो सबसे पहले आप सिस्टम डिफाइन कर लीजिए। सिस्टम क्या है अपना, m1 + m2। अगेन इस पे हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन नहीं है तो F एक्सटर्नल इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। देयरफॉर सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट इन x डायरेक्शन, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे है सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब फिर से वही फॉर्मूला, m1 dx1 + m2 dx2 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि dxcm आपका 0 हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा। अब देखते हैं, m1 के लिए लिखते हैं, सबसे पहले m2 के लिए लिखते हैं। कितना गया x डायरेक्शन में, हमको यही ओरिजिन मान लेना है, 0, 0। इधर मेरा x डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ मेरा y डायरेक्शन है। मैं सिर्फ x से मतलब है यहाँ से। तो वेज जो है मेरा आगे की तरफ x खिसक गया तो मैंने m2 की वैल्यू लिख दी x। m1 कितना चला, अगर इसके बेस की लेंथ l है और ये इस पे नीचे सरक के आ रहा है तो वेज के रिस्पेक्ट में तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस l चला, ठीक है। क्योंकि ये पीछे आ रहा है तो इसको मैं लिखूंगा -l और प्लस वेज खुद आगे की तरफ x चला गया तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी डिस्प्लेसमेंट -l + x हो जाएगी, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल बन जाएगा ये, m1 टाइम्स -l + x प्लस m2 टाइम्स x इज इक्वल टू 0। प्लीज सॉल्व इट फॉर x। ये तो बहुत इजी है, इनफैक्ट x की वैल्यू हो जाएगी m1l अपॉन m1 + m2, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन सीखना है, कैसे अप्लाई करते हैं। आपको जरूर एक रिस्पेक्टिव, देखिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दी हुई है l, आपको इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करने आना चाहिए। वंस यू डू इट फिर ये इक्वेशन अप्लाई कर देना है आपको, dxcm इक्वल टू 0 वाली, और 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। एक केस और देख लेते हैं इसका। दो स्फीयर हैं, एक ये हॉलो स्फीयर है m1 मास का जिसका सेंटर C पे है, और इसके सरफेस पे यहाँ m2 स्फीयर है, m2 इसका मास है जिसका रेडियस r/4 है, ठीक है। ये इस पे रोल करना शुरू करता है, रोल करते करते इसके बॉटम पे पहुंच जाता है। इन प्रोसेस ये भी कुछ डिस्टेंस आपका शिफ्ट हो जाएगा, बड़ा वाला स्फीयर भी। तो पूछ रहा है उसी शिफ्ट की वैल्यू। अगेन इस सिस्टम पे क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है? नहीं है। सिस्टम होगा m1 + m2, F एक्सटर्नल x की डायरेक्शन में फिर से 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 dx1
प्लस m2 dx2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग मान लेते हैं कि सेंटर का शिफ्ट, लेट शिफ्ट इन सेंटर इज इक्वल टू x, x डायरेक्शन मैंने इधर मान ली है, y ऊपर मान ली है, ठीक है, और इनिशियली इसको ही ओरिजिन मान लीजिए, ठीक। क्योंकि हम लोग शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो ओरिजिन बहुत ज़्यादा मायने रखता नहीं है, हम लोग को बस डायरेक्शन पता होनी चाहिए किधर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट ऑलरेडी प्लस 1 से रिलेटिव होता है। तो लेट शिफ्ट इन सेंटर इज इक्वल टू x हो गया, तो m1 का डिस्प्लेसमेंट तो x हो गया राइट साइड में, हमने आगे की तरफ x माना हुआ है, पॉजिटिव x डायरेक्शन। m2 का डिस्प्लेसमेंट देखना होगा कितना है, m2 इसके रिस्पेक्ट में कितना गया, ये डिस्टेंस पूरी r है और इसका रेडियस r/4 है, m2 की ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस r/4, इसके रिस्पेक्ट में कितना चला, ये वाली डिस्टेंस ही तो चला है, ठीक है, तो r माइनस r/4 3r/4 हो जाएगी, 3r/4 इसके रिस्पेक्ट में, और ये खुद x शिफ्ट हो गया तो x मान लीजिए। हम लोग सब प्लस x डायरेक्शन में मान लेंगे, अगर नेगेटिव आएगा तो मान लेंगे वो पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ओरिजिन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, तो ओरिजिन आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब m1 dx1 प्लस m2 dx2 की वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो m1 टाइम्स x प्लस m2 टाइम्स 3r/4 प्लस x इज इक्वल टू 0, ठीक। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस m2 टाइम्स 3r/4 अपॉन m1 प्लस m2, अगेन नेगेटिव साइन का मतलब शिफ्ट इज इन माइनस x डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, इससे आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे, ये शिफ्ट इन सेंटर ऑफ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट बेसिक क्या है फंडा, कि अगर एफ एक्सटर्नल आपको देखना है किस डायरेक्शन में 0 है, इनिशियली सेंटर ऑफ मास क्या रेस्ट पे है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत तेजी से लगा देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें वेलोसिटी का क्वेश्चन है, ये मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा डिटेल में, बस ये ऐसे ही एक हल्का क्वेश्चन इसमें ले लिया है कि प्लेटफॉर्म है जिसका मास m1 है, इस पे मैन m2 है, m2 जंप करता है v के स्पीड से, ठीक है, ये v आपका विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म आफ्टर द जंप, इसको कुछ v0 मान लो, इसको v0 मान लीजिए, f एक्सटर्नल फिर से x के डायरेक्शन में 0 है, अगर f एक्सटर्नल 0 है तो vcm आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और इनिशियली कितना है वो 0 है, तो आगे भी 0 रहेगा, ठीक है। तो m1 v1 प्लस m2 v2 डैश 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 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, इसी से तो निकलेगा। अब साइन कन्वेंशन के साथ आप डाल दीजिए, इसको आप x डायरेक्शन मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, m1 v0 हमने आगे मान लेते हैं, इसको v0 आगे की तरफ, तो m1 v0 प्लस m2 v पीछे की तरफ है इसका, तो आप माइनस v रख दीजिए, आपसे v0 पूछा है तो m2 v अपॉन m1 आ जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट किया जा सकता था कि अगर v को रिलेटिव दे देते, ठीक है, इसके रिलेटिव दे देते, तब कैसे लिखते, इफ v वॉज रिलेटिव टू m1, तब इक्वेशन कैसे बनती कि m1 का तो v0 ही होता प्लस m2 का कैसे लिखते, माइनस v प्लस v0, ठीक है, इज इक्वल टू 0, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म माइनस v होगा
और प्लेटफॉर्म की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में V0 है तो जोड़ देना है इसमें। तो जो क्वेश्चन में पूछेगा आप उसी के फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है कि इनिशियली कोई सिस्टम ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये 2 kg का ब्लॉक है, स्ट्रिंग से अटैच है रिंग पे, रिंग इस सिस्टम में लगी हुई है। ये रिंग 1 kg की इटसेल्फ है और ये स्ट्रिंग 2 मीटर की है। सिस्टम को इसी तरह रिलीज कर दिया जाता है। फिर कह रहा है कि जब स्ट्रिंग 37 डिग्री का एंगल बना रही होगी तो उस पर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रिंग, तब तक रिंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी। तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है सिस्टम में। किसी भी एंगल थीटा पे, सपोज करिए जब ये स्ट्रिंग किसी भी एंगल थीटा बना रही होगी ऐसे कुछ, ठीक है, तो क्या क्या फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे। इस पे mg लग रहा होगा, इस पे टेंशन T लग रहा होगा, इस पे यही टेंशन T यहाँ लग रहा होगा, इसका mg ऊपर लग रहा होगा और ये जो वायर है इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहा होगा, ठीक है। ये किसी भी मोमेंट जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रही होगी, ठीक है। अब इसको ही मैंने सिस्टम बना लिया है। सपोज करिए इसको मैं सिस्टम मान लेता हूँ, रिंग प्लस मास को और स्ट्रिंग लेते हुए। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस पे F एक्सटर्नल x डायरेक्शन में 0 है। टेंशन टेंशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, mg नॉर्मल y डायरेक्शन में है, नॉर्मल y डायरेक्शन में है, mg y डायरेक्शन में है। x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। अगर तो x डायरेक्शन में फोर्स नहीं है और इनिशियली सिस्टम को रिलीज किया गया, इसका मतलब इनिशियली सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, ठीक है, आगे भी रहेगा। इसका मतलब यही वाला फॉर्मूला m1 dx1 प्लस m2 dx2 की वैल्यू 0 हो जाएगी फिर से। अब इसे ही अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए कुछ ऐसा फिगर है इसका, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये मास नीचे की तरफ इधर हैंग करेगा, इसकी वजह से ये इधर रिमूव करेगा, क्योंकि मास पीछे आएगा तो रिंग आगे जाएगी, तभी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन मान लीजिए कुछ यूं बन जाती है, ये बड़ा बन गया थोड़ा, ठीक। और इससे ये कुछ यूं लग रहा है, ठीक है। इसको भी इसी साइज का बना देते हैं, ठीक है। ये 1 kg है, ये 1 kg है, ये 2 kg एंड दिस इज 2 kg। तो ये शिफ्ट आप मान लीजिए, यही पूछा है आपसे, इसको x मान लीजिए, ठीक। ये पूरी वाली लेंथ आपकी 2 दी हुई है, स्ट्रिंग की लेंथ, दिस इज ऑल्सो 2। अच्छा, यहाँ से आप इसको परपेंडिकुलर डालिए, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये भी आपका 2 है, ये 37 डिग्री है, ठीक है। तो m1 मैं m kg को ले रहा हूँ, इसका शिफ्ट है x। m2 मैं ले रहा हूँ 2 kg ब्लॉक को, इसका शिफ्ट हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए, पहले रिंग और मास के बीच में डिस्टेंस थी 2 मीटर, अब कितनी है अब देख लेते हैं।
ठीक है। अब चूंकि बच रहा है ये 2 है और ये 37 है, तो ये हो जाएगा 2 cos 37, ठीक है। तो r की वैल्यू हो जाएगी 2 cos 37, r आपकी ये वाली डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये कितना शिफ्ट हुआ एक्चुअली, यहाँ से लेके यहाँ ये वाली डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट की वैल्यू, पूरी डिस्टेंस 2 है, 2 में क्या माइनस कर दें, x प्लस 2 cos 37, ठीक है। ये इसका शिफ्ट आ गया। अब ये शिफ्ट पीछे की डायरेक्शन में है, नेगेटिव x डायरेक्शन में। मैंने कहा साइन कन्वेंशन के साथ लेना है, तो ये x ले लीजिए पॉजिटिव, ये y ले लीजिए। तो m1 dx1 वाला फॉर्मूला अब अप्लाई कर देना है फिर से, m1 dx1 प्लस m2 dx2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो m1 टाइम्स x प्लस m2 टाइम्स ये जो शिफ्ट आया है, ये वाली क्वांटिटी देखिए माइनस डायरेक्शन में है, इधर से इधर चला गया ब्लॉक, तो ये माइनस लगेगा, -2 माइनस x प्लस 2 cos 37 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है। तो m1 x की वैल्यू हो जाएगी m2 टाइम्स 2 माइनस x प्लस 2 cos 37। अब यहाँ से आप x की वैल्यू सॉल्व करके आंसर बताएंगे। बट कहानी ये है इसमें कि रिंग का शिफ्ट x मान लीजिए आगे की तरफ, और इस ज्योमेट्री से इस ब्लॉक का शिफ्ट निकालिए कितना शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो वो शिफ्ट आप ये निकाल लेंगे, ये वाला, इसको कुछ नाम दे देते हैं शिफ्ट को, शिफ्ट डेल्टा, ठीक है। ये डेल्टा है, तो ये डेल्टा आपका पीछे की तरफ है क्योंकि इधर जा रहा है ब्लॉक, तो ये माइनस लग रहा है। बाकी है नहीं कुछ इस क्वेश्चन में, फिजिक्स यहीं तक थी कि इस पे एफ एक्सटर्नल एक्स डायरेक्शन में 0 हो जा रहा है किसी भी मोमेंट पे, और वही यूज़ करके आपने बस ज्योमेट्री से इसका शिफ्ट निकाला एंड यू कैन सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है। आंसर करके बताइए इसका कमेंट करके। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक था, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट वगैरह था इसमें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, थोड़ा और टफ प्रॉब्लम्स देखेंगे। चलो फिर, थैंक यू, बाय बाय।